गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज, और आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, यानी कि इससे पहले हमारे जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं वो हम अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पूरे करवा चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर अपने इस चैनल पे नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में हरियाणा सीटी ग्रुप डी के नाम से चेक कर सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के अपने इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का मार्केट हरियाणा में कहां पे लगता है। देखो, हरियाणा में बहुत सारी मार्केट, बहुत सारी मंडियां लगती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई जो हरियाणा है इसमें कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पे लगती है, क्या कपास की जो सबसे बड़ी मंडी है ये कहां पर लगती है, ये बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कपास का सबसे ज्यादा व्यापार, कपास का सबसे ज्यादा व्यापार है ये हरियाणा में कहां पर होता है, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे कपास का उत्पादन, कपास का जो उत्पादन है वो हरियाणा के किस जिले में होता है। एक हमारे पास होती है टिम्बर मार्केट, क्या टिम्बर मार्केट, ये कहां पे लगती है ये बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता के समय तक यानी कि 1947 तक हरियाणा में लकड़ी की सबसे बड़ी मार्केट, किसकी, लकड़ी की सबसे बड़ी मार्केट है ये कहां पे लगती थी, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। इसके अलावा हरियाणा में काठ की मंडी है ये कहां पे लगती है, हरियाणा में सेब की मंडी कहां पे लगती है, किसकी, सेब की मंडी कहां पे लगती है हरियाणा में, आप बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सतर की, अंतरराष्ट्रीय सतर की जो हमारी फल व सब्जी मंडी विकसित की जा रही है, फल और सब्जी मंडी ये कहां पर विकसित की गई है। इसके अलावा आप बताएंगे हरियाणा में फूलों की मंडी कहां पे लगती है, किसकी, फूलों की मंडी। इसके अलावा अगर आप उन एक क्वेश्चन और लें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ध्यान रखेंगे हरियाणा का जो पुलिस एसआई का एग्जाम था 2021 उसमें पूछा गया था एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, अनाज मंडी ये किस स्थान पे लगती है। तो चलिए इस क्वेश्चनों के आप आंसर करेंगे मेरे साथ। देखो, हरियाणा में अगर कपास की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी मंडी लगती है रोहतक में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रोहतक में लगती है। कपास का व्यापार सबसे ज्यादा होता है पलवल जिले में, पलवल जिले में, इसीलिए पलवल को हम कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं ना, ध्यान रखेंगे किसके नाम से, कॉटन सिटी के नाम से। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हमारे सिरसा जिले में, कौन से जिले में, तो ध्यान रखेंगे सिरसा जिले में कपास का सर्वाधिक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर मैं टिम्बर मार्केट की बात करूं तो ये हमारा यमुनानगर जिले का नाम ध्यान रखेंगे, यमुनानगर। और स्वतंत्रता के समय तक हरियाणा में लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी भी कहां पे लगती थी, तो ये भी हमारी यमुनानगर में। काठ की मंडी की अगर भाई साहब बात की जाए तो ध्यान रखेंगे काठ की मंडी लगती है कहां पर, ये रोहतक में, ठीक है। उसके बाद सेब की मंडी कहां पे लगती है, तो ध्यान रखेंगे पिंजौर, समझ गए, वही पिंजौर जहां पे यादवेंद्र गार्डन में आम का मेला लगता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सतर की फल और सब्जी मंडी की बात करें तो गन्नौर का नाम ध्यान रखना है, किसका, गन्नौर। और गन्नौर कहां पे रहेगा हमारा, सोनीपत में रहेगा। यहीं पे फ्रांस और चाइना की जो मंडी है उसके आधार पर या उसके ऊपर आधारित ये मंडी हमारी रहेगी। फूलों की मंडी की बात करें तो ये हमारे गुरुग्राम में, कहां पर, गुरुग्राम में, ध्यान रखेंगे कहां पर, गुरुग्राम में फूलों की सबसे बड़ी मंडी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखेंगे लाडवा का नाम, किसका नाम ध्यान रखेंगे, लाडवा। और ये जो लाडवा है ये हमारा किस जिले में रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था
कि भाई एक मुगल सम्राट था, उसके समय पे क्या था, हरियाणा में कपास की मंडी लगा करती थी, ठीक है। और कपास की जो मंडी लगती थी, कपास का जो व्यापार होता था, कौन से मुगल सम्राट है, तो उसका नाम था बाबर। जो बाबर ने पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, उसी बाबरनामा से हमें नारनौल के बारे में वर्णन मिलता है और कपास के बारे में भी वहीं से हमें वर्णन मिलता है। इस चीज को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करें तो शंकर जादूगर सम्राट की जो जन्म स्थली है ये कहां पे है। अब देखो जादूगर सम्राट की अगर आप बात करें शंकर जादूगर की, तो ये एलनाबाद रहेगा। एलनाबाद का अगर कभी आपसे पुराना नाम पूछ लिया जाए कि एलनाबाद का पुराना नाम क्या होता था, तो ध्यान रखेंगे इसका पुराना नाम था खडियल, ठीक है। वैसे अपने बहुत सारे कलाकार हैं, उनके बारे में आपको बार बार पढ़ते रहना है। जैसे कि आप बात करें किसके बारे में, एक आता हमारे पास सुनील ग्रोवर। कौन, सुनील ग्रोवर का आप संबंध बताएंगे केवल कि किस जिले से रहेगा। एक हमारे पास नाम आता है गजेंद्र वर्मा का, किसका, गजेंद्र वर्मा कहां से संबंधित होंगे। एक हमारे पास नाम आता है गजेंद्र फोगाट का, किसका, गजेंद्र फोगाट, इसका संबंध कहां से रहेगा। एक पूजा बत्रा का नाम आता है, ध्यान रखेंगे किसका, पूजा बत्रा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। ऋचा शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, किसका, ऋचा शर्मा का। एक जसविंदर नरुल्ला करके आते हैं, कौन आते हैं, तो उनका नाम है जसविंदर नरुल्ला, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, हमारे एक ओमपुरी आते हैं, ठीक है। ओमपुरी का वास्तविक नाम क्या था और ये किस जिले से संबंधित रहेंगे, ओमपुरी। एक परिणीति चोपड़ा का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से हो जाएगा। इसके अलावा जोराबाई का संबंध कहां से है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जूही चावला के बारे में ध्यान रखेंगे, किसके बारे में, जूही चावला के बारे में। और अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास वेद गांधी आते, इनका संबंध हरियाणा में कहां से। सुनील दत्त की बात की जाए तो सुनील दत्त का संबंध बताएंगे हरियाणा में कहां से रहेगा। और एक हमारे पास आते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, एक हमारे पास आते हैं शमीम शर्मा। कौन है भाई, शमीम शर्मा का संबंध ध्यान रखेंगे कहां से रहेगा। और एक सुरेंद्र शर्मा का, किसका, सुरेंद्र शर्मा का संबंध ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास जेपी कौशिक, ठीक है, जेवी कौशिक, जयनारायण कौशिक, इनका संबंध हमारे हरियाणा में कहां से। और एक हमारे पास आएंगे सतीश कौशिक, ठीक है। तो चलिए आज इतनों को ही कर लेते हैं, इनके बारे में आप करेंगे मेरे को आंसर। अब देखो भाई साहब, अगर सुनील ग्रोवर, डॉक्टर गुलाटी, कपिल शर्मा 100 जानने मानने व्यक्ति हैं और ये हरियाणा के सिरसा जिले से आते हैं। गजेंद्र वर्मा की बात करें तो ये सिंगर रहेंगे, सिरसा जिले से आते हैं। गजेंद्र फोगाट हरियाणा का एनडी छोरा, डिजिटल मंच के संस्थापक, रोहतक जिले से आते हैं। कौन से, रोहतक जिले से। पूजा बत्रा की बात करूं तो ये भी हमारे किस जिले से आती है, रोहतक जिले से। ऋचा शर्मा ध्यान रखेंगे ये फरीदाबाद से। सोनू निगम, ऋचा शर्मा, इनका संबंध फरीदाबाद से। जसविंदर नरुल्ला की बात की जाए तो इनका संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से रहेगा। ओमपुरी की बात की जाए तो ये अंबाला, वैज्ञानिकों की नगरी अंबाला से संबंधित हो जाएंगे। और इसका जो वास्तविक नाम था वो घासीराम हुआ करता था, घिस्साराम, सॉरी घिस्साराम। परिणीति चोपड़ा की बात करें तो ये भी अंबाला से आती है, जबकि मल्लिका शेरावत और यशपाल शर्मा का संबंध हिसार से रहेगा। जोराबाई और जूही चावला की बात करें तो ये भी अंबाला जिले से। वेद गांधी की बात करें तो भाई ये हमारा यमुनानगर जिला, कौन सा, यमुनानगर जिला। सुनील दत्त की बात करें तो ये भी यमुनानगर जिले से आते हैं। कौन से जिले से, यमुनानगर जिले से। और सुनील दत्त का बचपन का नाम पूछे तो बलराज दत्त, ठीक है, बलराज दत्त। शमीम शर्मा की बात करें या ईसा खान की बात करें तो हिसार से संबंधित हो जाएगी। सुरेंद्र शर्मा की बात करें, हास्य कलाकार हैं दोनों के दोनों। और ध्यान रखेंगे ये नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से हो जाएंगे। कौन है, सुरेंद्र शर्मा। जेपी कौशिक की अगर आप बात करें तो रोहतक जिले से संबंधित हैं। जेपी कौशिक का संबंध रोहतक जिले से रहेगा। जबकि सतीश कौशिक की बात करें तो ये महेंद्रगढ़ जिले से, ठीक है। कौन से जिले से, खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को ध्यान रखेंगे सतीश कौशिक के लिए। और शंकर जादूगर सम्राट का तो मैंने आपसे बता ही दिया था, एलनाबाद से, ठीक है। सिरसा का व्यापार केंद्र भी है क्या, हमारे पास एलनाबाद ही सिरसा का व्यापार केंद्र हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे ये है भाई, खरीफ की फसल पराय किस मौसम में बोई जाती है।
तो भाई कौन से मौसम में ये बोई जाती है इसका बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे हिसाब से सभी कर देंगे, ठीक है, सभी को पता होगा खरीफ की फसल के बारे में। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं इससे संबंधित। देखो भाई साहब, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन जो आप सभी जानते होंगे, और वो क्या कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्या हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सभी बता देंगे मेरे को 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। लेकिन अगर आप जब कृषि की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो हम फसल वगैरह का डाटा ऑनलाइन करते हैं तो वो सब हेक्टेयर में आता है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को अगर मैं हेक्टेयर में बदलूं तो अपने हरियाणा का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितने हेक्टेयर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में, शायद किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया था, आगे हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मिल भी जाएगा हमें। तो 4.42 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ये हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। क्या है ये हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, इतने मिलियन हेक्टेयर, कितना 4.42 मिलियन हेक्टेयर, रट लेना इसको। अब बात ये आती है कि भाई हरियाणा में जो कृषि की जाती है वो कितने क्षेत्रफल पे की जाती है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बात करूं हरियाणा की कृषि योग्य भूमि की, कृषि योग्य भूमि की, और इसको भी अगर मैं हेक्टेयर में देखूं तो बताया जाता है 3.8 मिलियन जो हेक्टेयर है, कितनी 3.8 मिलियन हेक्टेयर है, इस पे की क्या की जाती है, ये कृषि योग्य भूमि है। और ये कृषि योग्य भूमि है तो आपको पता है भाई 4.42 मिलियन हेक्टेयर, ये अपने आप में 100% होगा। तो 100% होगा तो इसमें से कृषि योग्य भूमि कितने परसेंट हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ये कृषि योग्य भूमि है हरियाणा में 86%, कितनी है 86%। उसके बाद अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में कृषि वर्तमान में कितनी भूमि पर की जाती है, कृषि कितनी भूमि पर की जाती है। तो हरियाणा में जो कृषि की जाती है ना तो वो मेरे भाई 3.6 मिलियन हेक्टेयर, कितना 3.6 मिलियन हेक्टेयर पे की जाती है। अब इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा लगभग 81%, कितना आएगा 81%। और ये क्वेश्चन है अपने जो HSC CET ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 6 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और जब इसकी आंसर की आने से पहले जो एनालाइज किया था अपने बड़े बड़े टीचरों के द्वारा तो उन्होंने सभी ने 70% बताया था, ठीक है, जो कि सभी ने गलत बता रखा है, किसी की भी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखेंगे वो अपना इंस्टीट्यूट था जिनके बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 81% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी कृषि योग्य, जो ना कृषि जिस भूमि पे की जाती है वो हो गई कितनी 81%, 3.6 मिलियन। अब बात आती है कि हमारी जो हरियाणा की जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर जो निर्भर है वो लगभग कितना परसेंट है। तो ध्यान रखेंगे वो कितनी हो जाएगी 70% हो जाएगी। कृषि से संबंधित क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैंने तो आपसे वादा कर रखा है कि एक एक डेट रटवा दूंगा, और वो कौन सी है, वो ये है हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। हरियाणा कृषि का जो हमारा क्या है भाई, विपणन एवं मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे विपणन एवं मार्केटिंग जो बोर्ड है इसका गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इसका गठन बताया जाता है 1 अगस्त 1969, और 1969 डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में ये अपना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी चंडीगढ़ में। 1969 में ही हरियाणा की राजभाषा हिंदी को बनाया गया था, 1969 का अधिनियम। और 1969 में ही हमने क्या पढ़ लिया, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। एक योजना आई थी कृषक उपहार योजना, ध्यान रखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करती है ना। तो एक योजना आई थी जिसका नाम था कृषक उपहार योजना, और ये योजना कब आई थी, इसकी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। और ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2000 को आई थी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं,
और क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आपको पता है कि भाई खरीफ फसल के बारे में पूछा गया है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल है ये किस माह में बोई जाती है, ठीक है, और कौन से माह में ये काटी जाती है। देखो अगर मैं बात करूं अपने हरियाणा में फसलों का प्रकार, तो अपने हरियाणा में जो फसलों का प्रकार है वो कितना हो जाएगा, 3 प्रकार की फसलें हैं। 3 प्रकार में एक आती है हमारे पास रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। इसकी अगर आप उन बात करें ना तो ये ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अक्टूबर नवंबर, कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, समझ गए। और ये काटी कब जाती है? तो ध्यान रखेंगे मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। कब? मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है, समझ गए। अब बात ये आती है कि जब एक एक महीने से क्वेश्चन पूछे तो कौन सा महीना सही माने, तो ध्यान रखेंगे रबी की फसल को बोने के लिए नवंबर का महीना सही मानेंगे और काटने के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा अप्रैल का महीना, ठीक है जी। नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है। अब ये फसल जब पककर तैयार होती है, ठीक है, और पकने की जो खुशी होती है उसमें कौन सा नृत्य हरियाणा में किया जाता है? पकने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? और इस फसल को जब काट लिया जाता है, जब ये फसल कट पिट के अपने घर आ जाती है, तो काटे जाने की खुशी में भी नृत्य होता है। काटे जाने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इन 2 नृत्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो पकने की खुशी में किया जाता है लूर नृत्य, ठीक है, होली नृत्य। उसके बाद काटे जाने की खुशी में किया जाता है कौन सा नृत्य है, तो वो हो जाएगा बैसाखी नृत्य। और ध्यान रखेंगे इस फसल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? रबी की फसल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस फसल का दूसरा नाम क्या होगा, तो इसको हम कौन सी फसल के नाम से जानते हैं? आषाढ़ी फसल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन सी? आषाढ़, हाँ, आषाढ़ी फसल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कौन सी? खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल की बात करें तो ध्यान रखेंगे जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है और काटी कब जाती है? तो ये सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर और अक्टूबर। अब इसमें भी एक एक महीने से क्वेश्चन आए तो लास्ट वाला हम इंक्लूड करेंगे, जुलाई और अक्टूबर। इसके अलावा इसको कौन सी फसल कहा जाता है फिर? तो इसको हम सावनी फसल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर बात करूं रबी फसल के उदाहरण, तो जैसे कि भाई सरसों हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, ये रबी के उदाहरण है। खरीफ की अगर बात करें तो जैसे कि अपने पास बाजरा, कपास हो गया, ये धान चावल वगैरह हो गए, ये सारे खरीफ के उदाहरण हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के समय अंतराल में एक फसल होती है जिसको हम जायद की फसल कहते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूजा वगैरह जो है वो सारे की सारे जायद के क्या रहेंगे? एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। खरीफ की फसल पराए किस मास में बोई जाती है? तो आप कह सकते हो भाई चैत नहीं हो सकता, पो नहीं हो सकता, कातक नहीं हो सकता, सावन और भादवा हो गया, ठीक है। चले भाई, उसके बाद आता है फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? और कुछ संतों के नाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं। हरियाणा में बहुत सारे मेले हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, तो कुछ मेले मैंने शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, उनको ले लेते हैं, वो और पक्के हो जाएंगे, कुछ नए ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास मेला आता है बुद्धो माता का मेला, ये कहां पर लगता है? एक हमारे पास आता है बुढ़ी तीज का मेला। किसका? बुढ़ी तीज का मेला हरियाणा में कहां पे लगता है? एक हमारे पास आता है तीज का मेला, ये हरियाणा में कहां पर लगता है, ये बताएंगे। इसके अलावा और मेलों की बात करें तो एक बाबा केसरिया का मेला आता है। किसका? केसरिया का मेला, ये कहां पे लगता है? इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसी में और अगर बात करें तो एक हमने शायद पिछली में पढ़ा था ना, भगत पूर्णदास का मेला था ना, तो ये बता देंगे पूर्णमल का। तो भगत पूर्णमल का जो मेला है ये कहां पे लगता है? पूर्णमल था, पूर्णदास था, देख लेना इसको। इसका जो मेला है ये कहां पर लगता है? एक वामन द्वादशी का मेला लगता है, वामन द्वादशी का मेला लगता है, ये हरियाणा में कहां पे लगता है? इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। एक हमारे पास कच्ची समाधि का मेला लगता है। किसका? कच्ची समाधि का मेला, ये हरियाणा में कहां पर लगता है? एक हमारे पास लगता है सच्चा सौदा मेला, ठीक है जी, सच्चा
सौदा मेला है ये कहां पर लगता है, इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, बहुत रहेंगे इतने। चलो भाई, अब देखो अगर बुद्धो माता मेले की बात करें तो ये मुबारिकपुर गांव में लगता है। कहां पर है? मुबारिकपुर गांव, गुरुग्राम में। बूढ़ी तीज के मेले की बात करें तो ये अलदुर्का गांव में लगता है। कहां पर है? अलदुर्का गांव, ये भी कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। तीज के मेले की अगर आप बात करें तो भाई वो जिला होगा हमारा अंबाला। कौन सा? अंबाला। अगर केसरिया के मेले की बात करें तो ये मांडोला में लगता है, ठीक है, मांडोला में लगता है। और ये मांडोला रहेगा हमारा कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। 1 सितंबर को इस मेले का आयोजन होता है। भगत पूर्णमल का मेला है, ये काशन गांव में लगता है, गुरुग्राम में। अगर वामन द्वादशी के मेले की बात की जाए तो ये मेला भी लगेगा हमारा किस जिले में? अंबाला में। कच्ची समाधि का मेला, और इसी मेले को हम कहते हैं बाबा सिमरन दास का मेला। किसका? बाबा सिमरन दास का मेला। और ये जो बाबा सिमरन दास या कच्ची समाधि का मेला है ये करनाल में लगता है, समझ गए। सच्चा सौदा, तो भाई जो सच्चा सौदा है वो सच्चा सौदा का डेरा भी रहेगा संत गुरमीत राम रहीम जी महाराज का। और ये जो है ये हमारा कहां पे रहेगा? सिरसा जिले में। जबकि सच्चे सौदे का जो मेला है ये लगेगा हमारा कहां पर? जींद जिले में। एक मेला और ध्यान रखेंगे, छड़ियों वाला मेला। छड़ियों का मेला कहां पे लगता है? तो ये अमूपुर गांव प्रॉपर ध्यान रखेंगे। कौन सा? अमूपुर गांव, करनाल में लगता है। कौन सा मेला? छड़ियों का मेला। जबकि हरियाणा में मेलों का गांव किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सालवान गांव, करनाल को। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? बेरी गांव, झज्जर को, ठीक है। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो झज्जर को कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो भिवानी को जाना जाता है। और सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहते हैं? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? भिवानी जिला हो जाएगा, ना कि पानीपत, ठीक है। स्टेट में पूछा गया था, तकरीबन जो हमारे यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं वो सब पानीपत बता रहे थे, और जब स्टेट की आंसर की आई तो वो भिवानी ही निकला, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई। चले आगे। उसके बाद एनडीए का मतलब क्या होगा? तो भाई वो जो एनडीए है ना, ये पार्टी है ना हमारी जो सरकार में अभी सत्ता में बैठी हुई है, ठीक है। और इसका हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो हमारी भाजपा, उसकी शायद 1980 में स्थापना हुई थी। और इसके समर्थी दल मिलके टोटल एनडीए बनाते हैं। जो बीजेपी के समर्थित दल है उसको एनडीए, और कांग्रेस वाले पार्टी उसको यूपीए कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित रहेगा? तो हमारे एक तायल जी थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर गुरुद्वारों की वीडियो लेके आइए, गुरुद्वारे हैं उनको करवाइए, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे गुरुद्वारे हो गए, झील हो गई, मतलब अलग अलग सेपरेट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इसके लिए हम बाद में देखेंगे। पहले जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं इस सीरीज को कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो जो जैसे कि जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी नहीं भटकना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके लिए 10 दिन लगो चाहे 15 दिन और लगो, जितने आज तक क्वेश्चन पूछे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसका 70% मैं आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है। 20-30% चीजें तो इधर उधर हो जाती है। और इसमें हमारी पूरी हरियाणा जीके आ जाएगी। तकरीबन जो गुरुद्वारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी इसी के साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कमेंट कर दिया और आपकी डिमांड है कि गुरुद्वारे करवाइए सर, तो वो भी मैं बिल्कुल आपकी डिमांड को पूरी करूंगा। एग्जाम से पहले गुरुद्वारों की जो भी हमारी वीडियो होगी वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बेहतरीन तरीके से जितने भी गुरुद्वारे हैं सारे के सारे मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप निश्चित रहना। इसके अलावा जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी, कुछ समय बचेगा, तो हम मैराथन क्लास भी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक चीज, ऐसी नहीं मैराथन में कि भाई मोटी मोटी चीज बता दी, बिल्कुल डीप से जितना पूछा जाना है तो उसकी मैं अभी से तैयारी करके चल रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम आएगा तो फुल मैराथन क्लास है। शायद हरियाणा के इतिहास में ऐसी मैराथन, ऐसा कंटेंट किसी टीचर ने नहीं दिया होगा। हम उस चीज के पीछे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो जरूर, क्या नाम है, हम जो गुरुद्वारे हैं और जो मैराथन क्लास है इसको जल्दी ही हम लेके आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। देखो भाई,
चठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वो किस नगर में स्थित रहेगा। अब देखो जैसे ही गुरुद्वारों का क्वेश्चन आता है तो अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पे रहेंगे, हरियाणा में जो सर्वाधिक गुरुद्वारे हैं वो कहां पर है, सर्वाधिक गुरुद्वारे हैं ये कहां पर स्थित रहेंगे। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, किसका, गुरुद्वारों का जो शहर है ये किसको कहा जाएगा। दो क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद बात आती है, मैं कुछ गुरुद्वारे लिख देता हूं, जैसे कि हमारे पास एक कपाल मोचन गुरुद्वारा है। कौन सा, कपाल मोचन गुरुद्वारा, ये कहां पर स्थित रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक गुरुद्वारा आता है नाडा साहिब गुरुद्वारा। कौन सा, नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। फिर हमारे पास एक गुरुद्वारा आता है चोरमार गुरुद्वारा या चोरमारदा गुरुद्वारा, ऐसे ही आता है मर्दो साहिब, चोरमार गुरुद्वारा, ठीक है। चोरमार जो गुरुद्वारा है ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक हमारे पास आता है, क्या नाम है, गुरुद्वारा आता है लाखन माजरा के नाम से ना, लाखन माजरा गुरुद्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लाखन माजरा में स्थित है ये लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है, इसी नाम से आते हैं, देखना एक बार, इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। लाखन माजरा गुरुद्वारा है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और अगर बात की जाए गुरुद्वारों की, एक नीम साहिब के नाम से आता है, ठीक है। इनमें ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें छुपी हुई है इसलिए मैं इनको लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक गुरुद्वारा आता है नीम साहिब गुरुद्वारा, ये अपने हरियाणा में कहां पर रहेगा, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार हम आंसर कर लेते हैं। देखो हरियाणा में सर्वाधिक गुरुद्वारों की बात की जाए तो वो हमारे अंबाला जिले में है। कहां पर है, अंबाला जिले में। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु, उसका ननिहाल माना जाता है अंबाला। उसके बाद गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है किसको, तो ये कैथल को कहा जाता है। अगर मैं कपाल मोचन गुरुद्वारे की बात करूं तो ये यमुना नगर में रहेगा। कहां पे रहेगा भाई, यमुना नगर में। लेकिन इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है, तो ध्यान रखेंगे कपाल मोचन गुरुद्वारा, यहां पे सिखों का 10वां गुरु और 10वें गुरु जिसका नाम था गुरु गोविंद जी, ठीक है। और गुरु गोविंद जी ने क्या किया था, तो ध्यान रखेंगे इसने लड़ा था भगानी का युद्ध, ठीक है। कौन सा, भगानी का युद्ध लड़ा था। और जो भगानी का युद्ध लड़ा था इस युद्ध को इसने जीता भी था और जीतकर, ठीक है, यानी कि युद्ध लड़े जाएंगे भाई किससे, तो ये लड़े जाएंगे शस्त्रों से। और इसने युद्ध को जीतकर अपने शस्त्र धोने का यहां पर काम किया था, ठीक है। शस्त्र धोए गए थे किसके द्वारा, गुरु गोविंद जी के द्वारा। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे भगानी का जो युद्ध है ये जीत के आए और अपने शस्त्र धोने का काम किया था इस जगह पे। तो ध्यान रखेंगे इसको शस्त्रा घाट भी हम बोल देते हैं, कभी हरियाणा में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ ले भाई शस्त्र घाट कहां पे रहेगा, तो वो भी यमुना नगर में रहेगा, ठीक है। लेकिन जब युद्ध जीत करे आपसे ये पूछेगा कि भाई जो गुरु गोविंद है वो कहां पर गए थे, ठीक है, तो वहां पे कपाल मोचन मत कर देना। तो ध्यान रखेंगे वो रहेगा हमारा नड्डा या नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला। और इस पंचकुला की खास बात क्या है वो मैं लिख देता हूं कि भाई भगानी का युद्ध जीतकर गुरु गोविंद यहां पे गए थे। किसका, भगानी का युद्ध जीतकर इस गुरुद्वारे में यहीं पे इस स्थान पे वो गए थे। उसके बाद चोरमार गुरुद्वारा किससे संबंधित रहेगा, तो ये भी हमारा गुरु गोविंद जी से संबंधित रहेगा। अब देखो इस चोरमार गुरुद्वारे की क्या खास बात है, तो बताया जाता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद क्या कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, यानी कि वो सो रहे थे, ठीक है, नींद में थे। तो क्या हुए, देखो चोर मार, तो मतलब कि क्या आए, चोर आए, डाकू आए, डकैत आए और जो गुरु गोविंद जी के घोड़े बंधे हुए थे उन घोड़ों को चुराने की कोशिश की गई चोरों के द्वारा। और बताया यह जाता है कि गुरु गोविंद की शक्ति से उन चोरों की जो दोनों आंखें हैं वो क्या हो जाती है, उनको दिखना बंद हो जाता है, अंधे हो जाते हैं दोनों आंखों से, ठीक है। और उसके बाद वो गुरु गोविंद से आके क्षमा मांगते हैं और बाद में गुरु गोविंद के वो शिष्य बन जाते हैं। इसीलिए यहां पे जो गुरुद्वारा रहेगा उसका नाम चोरमार गुरुद्वारा। और ये घटना कहां की थी, तो ध्यान रखेंगे ये सिरसा जिले में रहेगा। कहां पर है, सिरसा जिले में, संतों की नगरी, वन नगरी सिरसा।
लाखन माजरा गुरुद्वारा भाई साहब रोहतक में रहेगा। और ध्यान रखेंगे ये किससे संबंधित है, तो ये भाई सिखों का 9वां गुरु जिसका नाम था तेग बहादुर। और ये बताया जाता है कि जब तेग बहादुर अपनी शहीदी देने जा रहे थे तो यहां पर 13 दिन ठहरे थे। कितने दिन? 13 दिन उन्होंने ठहरने का काम किया था। कितने दिन? 13 दिन ठहरे थे। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा में कौन सा गुरुद्वारा है जहां पे होला महोत्सव बनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? तो ध्यान रखेंगे यहीं पर होला महोत्सव है, वो सिखों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो होला महोत्सव के बारे में ध्यान रखेंगे। लाखन माजरा में गुरु गोविंद जी की माता श्री कौन थी? तो वो जो तेग बहादुर गुरु हुए उसी की पत्नी। और गुरु जो गोविंद की माता है उसके जन्म स्थान से बताया जाता है, यानी कि गुरु गोविंद जी की जो माता है उसके जन्म का जो वर्णन है वो भी यहीं पे बताया जाता है लाखन माजरा में। ठीक है, उसके बाद नीम साहिब गुरुद्वारा, तो ये सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, कौन से गुरु? 90वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित रहेगा। और इस गुरुद्वारे की खास बात क्या है? तो बताया यह जाता है मेरे भाई कि भाई जो भी बीमारी वगैरह है ना उससे संबंधित रहेगा। बीमारियों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है इस गुरुद्वारे में। ठीक है, बीमारियों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। अब बात आती है कि ये कहां पर रहेगा, तो ये रहेगा कहां पर? कैथल में रहेगा। कहां पर? कैथल में रहेगा, समझ गए। उसके बाद एक लास्ट गुरुद्वारा और देख लो जिसका नाम है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? चिल्ला साहिब के नाम से। और ये गुरुद्वारा हमारा सिरसा जिले में रहेगा। किस जिले में? सिरसा जिले में। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन वही आएगा कि ये किससे संबंधित है? सिखों के कौन से गुरु से ये संबंधित रहेगा? ठीक है, अब देखो भाई साहब ये सिखों का कौन सा गुरु? तो सिख समाज की खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव। और ध्यान रखेंगे सिखों के पहले गुरु, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से संबंधित है। अब देखो ये जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा यहां पे बताया जाता है, जो मुस्लिम फकीर है ना, मुस्लिम जो फकीर हैं यानी कि जो अपना क्या नाम संत फकीर सूफी संत वगैरह हैं, इनके मतलब कि मेले वगैरह लगते हैं। ये यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। कौन है? फकीर। ठीक है, इन फकीरों का मेला लगता है यहीं पे। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा प्रथम गुरु इनसे संबंधित रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ गुरुद्वारे बता दिए, कुछ आगे क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर इतने भी आप अभी याद कर लेते हो तो ये काफी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया? अब देखो भाई साहब सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा की भौगोलिक जानकारी हमें कहां पर मिलती है? क्या हरियाणा की भौगोलिक जानकारी है ये हमें कहां पे मिलती है? सबसे पहले सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद बात आती है हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या हो जाएगा इसके बारे में बताएंगे। फिर हमारे पास आगे अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को क्या नाम दिया गया? उसके बाद आता है महाभारत। ये महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? उसके बाद अगर आप पुनः बात करें तो ध्यान रखेंगे हमारा आता वामन पुराण। क्या? वामन पुराण में हरियाणा को क्या नाम दिया गया? फिर आता हमारे पास वर्धन काल। कौन सा? वर्धन काल, हर्षवर्धन पुष्यभूति, उसके समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? फिर हमारे पास आती है 9वीं सदी, और 9वीं सदी में क्या था? शकंद पुराण। शकंद पुराण में हरियाणा का क्या नाम था? उसके बाद हमारे पास आती है 10वीं सदी। 10वीं सदी में हरियाणा का क्या नाम था? क्या? हरियाणा का नाम बताएंगे आप क्या था। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। देखो हरियाणा की सर्वप्रथम भौगोलिक जानकारी की अगर बात की जाए तो ये हमें ऋग्वेद में मिलती है। कहां पे मिलती है? ऋग्वेद में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में मिलती है और इसमें रजे हरियाणा के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो हरियाणा की सर्वप्रथम भौगोलिक जानकारी है ये हमें ऋग्वेद में, और इसमें हमें ऋग्वेद में रजे हरियाणा, अपने हरियाणा का क्या है नाम है? रजे या रजत हरियाणा। उसके बाद हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या हो जाएगा? तो वो भरमावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरमावर्त। और ध्यान रखेंगे जो भरमावर्त है मनु भगवान की मनु समर्ति, और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे किसके बारे में? एक तो मनु समर्ति में भरमावर्त, और एक अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में भी क्या है? भरमावर्त नाम है। इस दोनों में उत्तर वैदिक काल में अपने हरियाणा को मध्यम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मध्यमा या मध्यम क्षेत्र
क्षेत्र। महाभारत की बात करें तो भाई साहब बहुधान्यक के नाम से, किसके नाम से? बहुधान्यक के नाम से। वामन पुराण की बात करें तो यहां पे हरियाला कहा गया है, या फिर कुरु जंगल के नाम से भी हरियाणा को जाना गया है। उसके बाद वर्धन काल की बात करें तो ये तो आप सभी जानते होंगे ना, श्रीकंठ जनपद के बारे में, ठीक है। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्ष चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, और श्रीकंठ जनपद नागवंश के शासकों के द्वारा नाम देने का काम किया था। 9वीं सदी का सकंद पुराण, इसमें नाम बताया है हरियाला। क्या बताया है? हरियाला। और उसके बाद 10वीं सदी में, और वो हमारा क्या हो जाएगा? पुष्यप दंत पुराण। क्या? पुष्यप दंत पुराण। और इसमें हरियाणा का नाम क्या हो जाएगा? हरियाणाऊ हो जाएगा। समझ गए? कुछ बच गए उसको आगे कर लेंगे, जैसे कि डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा था। बुद्ध प्रकाश हुए हैं, उसने हरियाणा को हबिरयाना के नाम से जाना। इसके अलावा यदुनाथ सरकार ने हरियाला कहा। हमारे जो कृष्ण थे उन्होंने हरियाणा को हरना या लूटना कहा। इसके अलावा 1327 का जो अभिलेख मिलता है उसमें हरियाणा को हरियाणा के नाम से जाना गया। इसके अलावा चाहमन अर्नोराज अभिलेख में हरियाणा का नाम हरियाणा ही बताया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। बिजोलिया अभिलेख में हरितानक के नाम से जाना गया। तो अगली क्लास में उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी इतने आप ध्यान रखेंगे, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है, तो वो ग्रंथ होगा हमारा कौन सा? महाभारत ग्रंथ, ठीक है। तो चलिए भाई आगे। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में है? ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना। तो मतलब ये है हमारा किससे? सेंसस से, यानी कि 2011 की जनगणना से। तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई हरियाणा में हिंदुओं की संख्या कितनी है। किसकी? हिंदुओं की संख्या। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे हिंदुओं की संख्या। उसके बाद हरियाणा में जो मुस्लिम समाज है वो कितने प्रतिशत में है? हरियाणा में अगर मैं बात करूं किसके बारे में? सिखों के बारे में। सिख कितनी मात्रा में है? सिख के बाद बात की जाए किनकी? जैन धर्म वालों की, ये कितने हैं? जैन के बाद बात की जाए किसकी? ईसाई धर्म की, ये कितने हैं? और ईसाई के बाद हम बात करें किसकी? बौद्ध धर्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म की, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो कितने हैं हरियाणा में? उसके बाद अन्य जो हैं वो हमारे जिसका कुछ पता नहीं वो कितने हैं? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा में जो मुस्लिम है वो सबसे ज्यादा किस जिले में है, ठीक है। मुस्लिमों की जो संख्या है वो सर्वाधिक किस जिले में है, ये बताएंगे। इसके बाद सिखों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? सिखों की संख्या हरियाणा में सर्वाधिक किस जिले में है, ठीक है। और एक आप बता देंगे मेरे को किसके? जैन के बारे में, कि जो जैन धर्म को ईसाई धर्म की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी, ठीक है। किसकी? ईसाई धर्म को मानने वाले। समझ गए? ईसाई धर्म को मानने वाले ये हरियाणा में कहां पे सबसे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके इनका आंसर कर लेते हैं। देखो भाई हिंदू तो सबसे ज्यादा रहेंगे ना, और इनकी संख्या है 87.46% हरियाणा में। मुस्लिम की अगर आप बात करें तो इनकी संख्या है 7.03%, ठीक है। समझ गए? अब इतना करते ही 90 से ऊपर चला गया ना कि भाई 7.03%। उसके बाद सिखों की बात करें तो ये लो भाई 4.91%। अब कितना बच गया? थोड़ा सा बच गया। उसमें हमारे जैन भी आ गए, ईसाई भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, अन्य भी आ गए। अब देखो जैनों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या बताई जाती है 0.21%। ईसाई की बात करें तो इनकी संख्या हरियाणा में 0.20%। बौद्ध धर्म की बात करें तो 0.03%, और अन्य की बात करें तो 0.17%, ठीक है भाई। तो ये डाटा आप ध्यान रख लेंगे। अब अपने क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल ही गया होगा। वो कौन है भाई? बौद्ध धर्म वाले हैं जो सबसे कम है। अब बात आती है मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा, वो तो आपको पता ही होगा जी, ये नूह जिला मेवात का। कौन सा? नूह जिला मेवात का हो जाएगा। और सिखों की संख्या सर्वाधिक कहां पे रहेगी? ये हमारा सिरसा जिला। कहां? सिरसा जिला। और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा कहां पर? फरीदाबाद में। कहां पे रहेंगे? बाबा फरीद की नगरी
फरीदाबाद, समझ गए भाई, ये फरीदाबाद में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, एक दो बार इस डाटा को देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? भाई विनय कुमार सिंह इसका पूरा नाम, और गाजियाबाद से सांसद, ध्यान रखेंगे भिवानी जिले के बापोड़ा में जन्मे थे। उसके बाद इंडिया मीन्स फ्रीडम, यह किसका आत्म विचार है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य में है? SYL का मुद्दा तो जानते हैं भाई, ठीक है, इस पे तो राजनीति चलती है अपने हरियाणा की और पंजाब की। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ईवीएम का मतलब क्या होगा? तो ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समझ गए। तो इन चारों ऑप्शनों में देख लेना, ध्यान से पढ़ के ऐसे क्वेश्चनों के आप आंसर किया करो, समझ गए। और शायद इसका पहला प्रयोग 1982 में हुआ था ईवीएम का, समझ गए। उसके बाद आगे बात आती है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? पनघट, ठीक है, पनघट पानी ने चाल ली, मतलब भाई साहब पानी ने जावेगी, पनघट तो के करेगी, श्रृंगार करके छम छम करके जावेगी, ठीक है, समझ गए। तो गली में बेरो चाल जैसा। वैसे तो आजकल पानी पुणी का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो रहा है, ठीक है, पहले लेके आते थे बंटा टोगनी वगैरह, ठीक है, आजकल तो भाई साहब घर घर समरसीबल खुद रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पनघट किससे? श्रृंगार से। उसके बाद आगे आता है संयुक्त राष्ट्र की मुद्रा। ये क्वेश्चन ना जो मैं करवा रहा हूं फास्ट, ये कुछ इंडिया जीके के डल गए हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, समझ गए। इसका तो कुछ अलग ही करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, इसकी मुद्रा भाई साहब डॉलर हो जाएगी। उसके बाद पहाड़ी का स्थान कुन्नूर यहां स्थित है, तो भाई साहब कुन्नूर नीलगिरी पर्वत है ना, वहां पर स्थित रहेगा, कहां पे? तमिलनाडु में। उसके बाद अगला, और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, नहीं इसके बाद एक और है। 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता कौन थे? ठीक है भाई, कांस्य पदक विजेता बताने हैं 2012 में। 12 से पहले ओलंपिक कब हुए थे? 2008 में हुए थे, और 2008 में हुए थे तो मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे कि विजेंद्र सिंह, सभी जानते हैं ना विजेंद्र सिंह का नाम। ये कौन सा पदक लेके आए थे? किस खेल से संबंधित थे? एक हमारे कुश्ती के प्लेयर सुशील कुमार का नाम तो आप सभी जानते होंगे ना, तो ये किस खेल से संबंधित थे और कौन सा पदक ये लेके आए थे? ठीक है, एक अभिनव बिंद्रा था। कौन था भाई? एक नाम था अभिनव बिंद्रा का, ये ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो ये जो तीन नाम मैंने लिखे हैं, तीनों 2008 के ओलंपिक से संबंधित हो जाएंगे। इनमें मेडल जीतने का इन्होंने क्या किया था? काम किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 2012 में। 2012 में एक नाम आता है सुशील कुमार का, ठीक है। सुशील कुमार के साथ साथ एक नाम आता है योगेश्वर दत्त का, ठीक है, योगेश्वर दत्त का। एक नाम आता है साइना नेहवाल का, ठीक है, साइना नेहवाल का। और एक नाम आता है गगन नारंग का। किसका? गगन नारंग का, समझ गए। और एक 2016 पे आ जाओ, साक्षी मलिक, समझ गए, साक्षी मलिक को ध्यान रख लेंगे, ठीक है। 16 के बाद 20 वाले हैं, उनको फिर कर लेंगे। तो अभी इन 6-7 नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या क्या पदक है वो लेके आया था, ठीक है। देखो भाई, अगर आप बात करें किसके बारे में, आप बात करें विजेंद्र सिंह के बारे में, तो इसने जीता था 2008 में कांस्य पदक। और ये बॉक्सिंग के प्लेयर हुए हैं, किसके? बॉक्सिंग के प्लेयर। उसके बाद सुशील कुमार की बात करूं भाई, तो आपको पता है ना, ये तो कुश्ती के प्लेयर हैं सुशील कुमार, और इसने भी कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। लेकिन जो अपने अभिनव बिंद्रा है, ये गोल्ड मेडल लेके आए थे। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल लेके आए थे। और किस में लेके आए थे? ये निशानेबाजी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किस में लेके आए थे? ये निशानाबाजी, और निशानाबाजी में गोल्ड मेडल। उसके बाद सुशील कुमार का कुश्ती से आगे, लेकिन 2012 का डाटा है, और 2012 में इसने जो पदक जीता वो था इसका सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल। योगेश्वर दत्त की अगर आप बात करें तो इसने जीता 2012 में कांस्य पदक। साइना नेहवाल की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन। और बैडमिंटन में इसने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखेंगे ये भी कांस्य पदक लेके आई थी। गगन नारंग है, ये निशानेबाजी से थे, और इसने भी कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक ये भी कांस्य पदक लेके आई थी रियो ओलंपिक 2016 में, और ये भी किसकी प्लेयर थी? कुश्ती की प्लेयर थी, ठीक है। अब आपको पता लग ही गया होगा
कि 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता कौन रहे हैं? गगन नारंग रहे हैं। कौन रहे हैं भाई? गगन नारंग। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं अभी लिख देता हूं, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और ये रहा। ठीक है भाई, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से संगीत वाद्य यंत्र है वो बजाते थे? ठीक है भाई, अब देखो पिछली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से 3 प्रकार होंगे, उन्हीं के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज अब समय आ गया है उसके बारे में चर्चा करने का। वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र के प्रकार बताए थे मैंने 3। ठीक है, कौन कौन से? तो एक तो है तत् के नाम से, तत् वाद्य यंत्र, समझ गए। दूसरा प्रकार है वो सुशिर के नाम से है। किसके नाम से? सुशिर वाद्य यंत्र। और तीसरा जो हमारे टाइप है वो है अबध के नाम से। कौन सी? अबध वाद्य यंत्र, समझ गए। तो ये 3 प्रकार के अपने पास क्या हो जाएंगे? यंत्र हो जाएंगे। कैसे? वाद्य यंत्र। अब इनमें फर्क क्या है? तो देखो जी, तत्, तत् का मतलब तंत्री, जो तंत्रियों से बजाए जाते हैं, जैसे एक तारा हो गया और क्या नाम है, सारंगी हो गया। ठीक है, उसके बाद सुशिर वाद्य यंत्र, ये भाई साहब किससे बजाए जाते हैं? फूंक मार के, जैसे फू। ठीक है, मतलब कि वो होगी ना अपनी बीन वगैरह हो गई, बांसुरी वगैरह, कान्ना वगैरह। ठीक है, तुम भी तो कान्ने बने घूमते हो, तो ये क्या हो गया हमारा? ये होगी सुशिर वाद्य यंत्र। इसमें हमारी क्या? बीन, बांसुरी, मतलब कि यार फूंक मार के बजाया जाए, इनमें छेद रवे हैं। ठीक है भाई, छेद। वह के बाद अबध की अपन बात करें तो अबध में क्या आ जाएगा अपना? तो ये ताल ठोक के बजाए जाते हैं, और ताल ठोक के बजाया जाओ से भाई डपली हैगी, डप 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 डप। ठीक है, एक डाफ है वो अपनो। ठीक है, एक बाज जाता सड़िया डमाडम डम 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 डम। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए अपने? ये हो गए, जैसे कि मैं कहूं आपसे भाई ताशा हो गया अपना। ठीक है, ताल ठोक के बजाने में। एक हमारे पास डपली होगी। ठीक है, नगाड़ा हो गया भाई, नगाड़ा भी इसी में आएगा, समझ गए। और इसके अलावा और भी होगा, देख लेना वो। ठीक है, तो ये हमारा कैसे, समझ गए ना? जैसे कि भाई साहब वो दिल जले फिल्म में नहीं बजाओ समरीश पुरी, डपा डप डपा डप डपा डप, वो वाला। ठीक है, उस टाइप का जितना भी जो अपना वाद्य यंत्र से वे सारा अबध में आवेंगे। ठीक है, कान्ना वाला ने ध्यान रख लियो, कान्ना वालों क्या माओगो? सुशिर में आओगो। ठीक है, और तत् में क्या है? ये बंजारा नहीं आवे से, ये बजाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा आ गया अपना? तत् में आ गया तार वाला, तंत्र वाला, समझ गए। तो ये पिछली क्लास का है, और इस क्लास का आंसर है ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी, बेहतरीन लगी होगी। तो ध्यान रखेंगे जाने से पहले कि जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करके जाना है। आप देख लेते हो, लाइक कर देते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब पे भी ध्यान दो। और हमारा चैनल भी ऐसा है भाई साहब, एक बार आप आ गए, ठीक है, देख लिया, सब्सक्राइब करना भूल गए गलती से, तो दोबारा टोते रह जाओगे। ठीक है, मिलेगा ही नहीं आपको, समझ गए। सर्च करने से नहीं आता, क्योंकि कुरुक इसका इंग्लिश में नाम है और क्षेत्र इसका हिंदी में नाम है, समझ गए। तो इसको सब्सक्राइब पहले कर लेना, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 25% का पूरा टोटल टारगेट है, बहुत मेहनत कर देंगे। ठीक है, खून पसीना एक कर देंगे, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।